राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले दिन सुबह मोहित ब्रेकफास्ट के बाद घर से जाने की तैयारी कर रहा था जब मानसी उसके कमरे में पहुंची। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मानसी ने पूछा। घर, मोहित ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कौन से वाले घर? दोनों, वो भी जहाँ हम लोग रहते थे और वो भी जो पापा ने बाद में खरीदा था। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपसे चाबियाँ मांगने आने ही वाला था। तुम दोनों घर जाओगे? मानसी हैरानी से बोली। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, मोहित का स्वर गंभीर था। मानसी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली। क्या इरादा है? किस बारे में? मोहित ने मानसी की ओर देखा। पापा के केस के बारे में। एक बार तो मोहित का मन किया कि मानसी को बता दे कि वो उस खूनी को, उस सनाया गौतम को मारकर बदला लेना चाहता है, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त किया। मेरा क्या इरादा होगा? वो बोला। इस मामले में जो करना है पुलिस को ही करना है। मानसी संदिग्ध भाव से उसकी ओर देखती रही। क्या हुआ? ऐसा लगता तो नहीं? वो बोली। क्या मतलब? तुमने इंस्पेक्टर से पूरे मामले की रिपोर्ट सुनी। अरविंद ने भी तुम्हारे कहने पर इंस्पेक्टर को तुम्हें वो सब बताने के लिए राजी कर लिया। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कोई खिचड़ी नहीं पक रही। मैं बस जानना चाहता था कि क्या हुआ था। कुछ क्षण उनके बीच खामोशी छाई रही। अब तुम्हारे मन में क्या है? फिर मानसी बोली। तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ज़रूर तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या? मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। प्राइवेट डिटेक्टिव? अविनाश भारद्वाज नाम है। दिल्ली का जाना माना प्राइवेट डिटेक्टिव है। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस नाम से डिटेक्टिव एजेंसी है दिल्ली में। कई लोगों के रिकमेंड करने के बाद उसे हायर किया। लेकिन किस लिए? और किस लिए? उस सनाया गौतम का पता लगाने के लिए। वो नई बात थी। मानसी ने अब तक उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मोहित की उत्सुकता जाग चुकी थी। असल में, मानसी बोली, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का ख्याल मुझे तुम्हारी कॉल से ही आया। मेरी कॉल से? हाँ, जब 10 दिन पहले तुमने अमेरिका से फ़ोन पर बात की थी। लेकिन मैंने तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने जैसी कोई बात नहीं कही थी, मोहित बोला। लेकिन तुम केस के बारे में इतनी ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस सनाया गौतम का पता नहीं लगा पा रही है, अब हमें ही कुछ करना होगा। तो मुझे भी तुम्हारी बात सही लगी। फिर मैंने काफ़ी सोच विचार किया, कुछ दोस्तों से राय ली और प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का इरादा बनाया। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने कुछ पता लगाया? अभी तक तो नहीं, मानसी ने गहरी सांस लेकर कहा। और पता लगाया भी हो तो कम से कम मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया है। अभी तक तो वो मुझे धैर्य रखने की ही बात कहता आ रहा है। उसका कहना है कि ऐसे मामलों में देर लगती ही है, खास तौर पर ऐसे शख्स का पता लगाना जिसका पता पुलिस भी नहीं लगा पा रही। 10 दिन बीतने के बाद भी अब तक उसकी ओर से कोई अहम जानकारी, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दी गई है, जिससे मुझे उसकी काबिलियत पर ही संदेह होने लगा है। मुझे उस प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना है। किस लिए? क्या किस लिए? उसी लिए जिसके लिए तुमने उसे हायर किया है। ओह, तुम उसे कॉल करके बता देना कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। मैं उससे मिलकर पता करूँगा कि उसकी जांच कहाँ तक पहुँची। ठीक है? कुछ ही देर में मानसी ने उससे दोनों घरों की, उनके पुराने वाले और हिल रोड वाले उस दूसरे घर की भी, जिसे गिरिराज वर्मा ने मोहित के अमेरिका जाने के बाद खरीदा था, चाबियां लाकर दे दी। मोहित जिस वक्त घर से बाहर निकल रहा था उसी समय अरविंद भी कोर्ट जाने की तैयारी में था। वो अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट कर चुका था। उनके पास 2 कारें थीं, एक अरविंद की और एक मानसी की। मोहित, तभी पीछे से मानसी ने आवाज़ दी। क्या? मोहित ने घूमकर मानसी की ओर देखा। मानसी ने उसकी ओर कार की चाबी फेंकी, जिसे मोहित ने हवा में ही कैच कर लिया। फिर घूमकर अपनी कार की ओर बढ़ गया जो मानसी चलाया करती थी। तुमने अपनी कार मोहित को दे दी? अरविंद ने मानसी से कहा। गुड, कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी। एक्चुअली, मानसी बोली, ये मोहित की ही कार है। अमेरिका में जाने से पहले इसे यहीं चलाता था। पापा ने बर्थडे पर प्रेजेंट की थी मोहित को। इसे इस कार से बहुत प्यार है। वो तो दिख रहा है, अरविंद बोला। मोहित कार में बैठने से पहले कार की छत पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे किसी बच्चे को दुला रहा हो।
हिल रोड जाने वाले घर से पहले मोहित श्यामनगर स्थित अपने पुराने घर पहुंचा। वो घर जहां वो पला बड़ा था, जहां उसके परिवार ने खुशहाली का ऐसा समय देखा था कि आज भी वो यादें उसके सामने एक सुखद सपने की तरह घूम जाती थी। आखिर उसके पिता ने वो घर छोड़कर दूसरा घर लिया ही क्यों? मोहित को मन में बार बार यही बात कचोट रही थी। कार से उतरकर मोहित ने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया। बाहर वाले कमरे में एक सोफ़ा, टेबल और अन्य सामान वगैरह पड़ा था। अरसे से सफाई नहीं होने के कारण वहाँ धूल की परत जमने लगी थी। सामने ही वो सोफ़ा पड़ा था जिस पर उसके पिता अक्सर बैठे काम किया करते थे। मोहित की नज़रें उस पर चिपक कर रह गई। बीती यादें किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पापा पापा 10 वर्षीय मानसी दौड़ती हुई सोफे पर बैठे किसी केस की फाइल का अध्ययन कर रहे गिरिराज वर्मा के पास आई। देखो ना भैया, मुझे मार रहा है। गिरिराज वर्मा ने फाइल पर से नजरें हटाकर चश्मे से झांककर मानसी की ओर देखा। अपनी भव्य उठाकर ऐसा चेहरा बनाया जैसे डांटने वाले हों। फिर एकदम से मुस्कुराकर बोले, तो तुम भी उसे मारो। मानसी का चेहरा खिल उठा। उसी वक्त मोहित भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और मानसी के पास आकर खड़ा हो गया। मानसी ने धड़ाधड़ उसे मारना शुरू कर दिया। पापा, मोहित चिल्लाया। उसे हैरानी थी मानसी उसे पापा के सामने कैसे मार रही थी। देखो दीदी, मुझे मार रही है। मुझे पापा ने ही कहा है बुद्धू, मानसी भी चिल्लाकर बोली। अब गिरिराज वर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने मानसी को खींचकर मोहित से दूर किया। बस बस, बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, वे बोले। लेकिन इसने मुझे ज़्यादा मारा है, मानसी नाराज़ीपूर्ण स्वर में बोली। वो अब भी मोहित को मारने की कोशिश कर रही थी। ये लो। गिरिराज वर्मा ने मोहित को आंख मारते हुए हाथ से हल्के से मोहित के कंधे पर चपत मार दी। मैंने भी मार दिया, अब हिसाब बराबर हो गया। मोहित का चेहरा भी खिल गया। उसे समझ आ गया कि पापा उसे और पीटने से बचा रहे थे। पापा, ये क्या है? मानसी टेबल पर पड़ी फाइल को देखते हुए बोली। ये एक केस की फाइल है बेटा। इसमें क्या लिखा है? मोहित उत्सुकता से बोला। इसमें जो लिखा है वो तुम्हारे काम का नहीं है। पापा, चलिए ना हमारे साथ खेलिए। अभी नहीं बेटा, अभी पापा काम कर रहे हैं, हम लोग रात में खेलेंगे। पापा, आप दिन में हमारे साथ कभी नहीं खेलते, मोहित गुस्से से बोला। अरे, झूठे आरोप से गिरिराज वर्मा को ठेस पहुंची। रविवार को तो खेलते हैं ना, तो अभी क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि अभी काम कर रहे हैं। काम करना भी तो ज़रूरी है, पहले काम उसके बाद खेल। तुम लोग भी तो पहले होमवर्क करते हो, उसके बाद ही खेलने जाते हो ना। वो तो इसलिए, मानसी मासूमियत से बोली, क्योंकि आप हमें होमवर्क किए बिना खेलने नहीं देते। गिरिराज वर्मा जोर से हंस पड़े। हाँ भाई, ठीक है, मैं ही नहीं खेलने देता, लेकिन इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। अब तुम लोग जाओ, बाहर जाकर खेलो, पापा को काम करने दो। चलो। दोनों बच्चे उछलते कूदते शोर मचाते हुए कमरे से पलायन कर गए। दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर मोहित की तंद्रा भंग हुई। मोहित ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इस वक्त उसे वहां किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। आखिर वो घर इतने समय से बंद पड़ा था। हेलो, दरवाजे की ओर से खनखनाता हुआ सा स्वर सुनाई दिया। मोहित ने दरवाजे की ओर देखा। पहले से खुले हुए दरवाजे का पल्ला अंदर की ओर खुला हुआ और जीन्स शर्टधारी एक बेहद खूबसूरत युवती ने अंदर कदम रखा। मोहित पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर चमक साफ दिखाई दी। मोहित ने प्रश्न सूचक निगाहों से उसकी ओर देखा। हेलो मिस्टर मोहित, वो मोहित से बोली। मैं लेक सिटी ट्रिब्यून से शालिनी अवस्थी। लेक सिटी ट्रिब्यून यहाँ का प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, पूरे उत्तराखंड में फेमस है। आप मोहित वर्मा है ना? जी हाँ, मोहित ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कहिए। दरअसल मोहित जी, वो बोली, मैं काफ़ी समय से आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने आपके घर पर भी फ़ोन किया था, वहाँ से पता चला कि आप घर पर नहीं हैं। इत्तेफाक से मैं इधर से ही जा रही थी और इस घर का गेट खुला देखकर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। आप मुझसे मिलना चाहती थी, किस लिए? उसके चेहरे पर एक नर्वस सी मुस्कान दिखाई दी। फिर वो बोली, आपके इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू? जी, वो गिरिराज वर्मा, आपके पिता के मर्डर केस में। आपका कोई बयान अब तक किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपा है। अगर मेरे माध्यम से हमारे पेपर में आपका इंटरव्यू
सबसे पहले छपे तो। ओह, मोहित ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। फिर उसका ध्यान गया कि वो दोनों खड़े हुए थे। बैठिए ना, उसने शालिनी से बैठने का अनुरोध किया। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। तो मोहित बोला, कब देना होगा आपको बयान? इंटरव्यू? जब आप चाहें। आज शाम ठीक रहेगा? बिल्कुल। जगह? जो आप कहें। चाहे तो मेरे ऑफिस आ जाएं या फिर कोई और जगह आपकी निगाह में हो तो। आपका ऑफिस ही ठीक रहेगा। उसने अपना कार्ड मोहित की ओर बढ़ा दिया। वैसे सच कहूँ, वो बोली, आज मेरी और आपकी मुलाकात होनी तय थी। अच्छा जी, दरअसल मैं शुरू से ही इस केस की कवरिंग कर रही हूँ और आपका बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आपके विदेश में होने के कारण अब तक नहीं मिल पाया। मोहित ने शालिनी द्वारा दिए गए कार्ड पर नजर डालते हुए कहा, तो शाम में 5 बजे मैं आपको आपके ऑफिस में मिलता हूँ। ओके मोहित जी। वो उठ खड़ी हुई। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। एक बात और, मोहित बोला। कहिए। मुझे भी कुछ जानकारी चाहिए थी इस घटना के बारे में। पुलिस से तो मैं जानकारी हासिल कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से एक पत्रकार से भी इस मामले पर जानकारी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमारे पेपर ने इस घटना की जितनी कवरेज की है वो मैं पूरी आपको उपलब्ध करा दूंगी। थैंक्स। उसी टाइम बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ओके मोहित जी, वो बोली, मैं चलती हूँ, शाम में मिलते हैं। मोहित ने सिर हिला दिया। वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मोहित भी उस मकान को लॉक करके हील रोड वाले मकान की ओर रवाना हो गया। मोहित हील रोड स्थित उस मकान में पहुंचा जहां उसके पिता अपने आखिरी समय में रह रहे थे। वो उस घर में कभी नहीं आया था। वो घर गिरिराज वर्मा ने उसके विदेश चले जाने के बाद लिया था। जहां तक मोहित की जानकारी थी, उनका पुराना घर भी काफ़ी अच्छा था। ऐसे में उसके पिता ने दूसरा मकान क्यों खरीद लिया, ये मोहित के लिए हैरानी की बात थी। आखिर वो अकेले रह रहे थे। मोहित यूएसए में काम करने लगा था। मानसी की शादी हो चुकी थी। फिर आखिर गिरिराज वर्मा को इतना बड़ा मकान खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो एक अच्छा खासा बड़ा घर था जिसे चारों ओर से घेरता एक बड़ा आंगन था। गेट के अंदर प्रवेश करते ही घर के सामने वाले आंगन के हिस्से में प्रवेश करते थे। उसके बाद मकान के दोनों ओर गलियां जैसी बनी हुई थी जो घर के पिछले हिस्से में जाती थी, जहां सामने वाले हिस्से से भी बड़ा आंगन था। उस आंगन में आखिरी छोर पर 2 छोटे छोटे मकान बने हुए थे जो शायद सर्वेंट क्वार्टर के रूप में उपयोग करने के लिए बने थे। हालांकि सर्वेंट नहीं होने के कारण दोनों ही लंबे अरसे से खाली पड़े थे। उन पर ताले लटके हुए थे। वो पूरा मकान सचमुच ही बिल्कुल बियाबान और भूतहा लग रहा था। मोहित ने गेट पर लगा ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। सामने वीरान मकान किसी मौन वृक्ष की तरह चुपचाप खड़ा था। गिरिराज वर्मा के कत्ल के बाद लंबे समय तक वो मकान एक क्राइम सीन के रूप में लोगों के लिए ऑफ लिमिट था, लेकिन उस घटना को अब 3 महीने बीत गए थे और उस मकान पर से सील काफी पहले ही हटा ली गई थी। मोहित ने आंगन में नजर दौड़ाई। वहां साइड में उसके पिता की कार खड़ी थी। कार पर धूल की परत दिख रही थी। उस कार में गिरिराज वर्मा ने जाने कितनी बार मोहित और मानसी को घुमा ले जाते थे। उसने घर में प्रवेश किया। उसने घर के सभी कमरों का निरीक्षण किया। एक कमरे के बाहर उसके कदम ठिठक गए। वो स्टडी रूम था। मोहित खाली खाली आंखों से स्टडी रूम में रखी उस टेबल और चेयर की ओर देखता रहा। उसी चेयर पर उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, उस सनाया गौतम ने, जिसका इस घटना से पहले मोहित ने कभी नाम तक नहीं सुना था। वो थी उसके बर्बादी की जिम्मेदार। मोहित के जबड़ों में कसाव आ गया। अब वहां रुकना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसे लगने लगा कि 1 सेकंड भी वो उस कमरे में रुका, उस चेयर की ओर देखता रहा तो वो निश्चित रूप से पागल ही हो जाएगा। मोहित कमरे से बाहर निकल गया। वो मेन हॉल में पहुंचा। कुछ देर वो खाली खाली निगाहों से कमरे को देखता रहा। फिर वो ज्यादा देर बाहर नहीं रुका। बाहर गेट को ताला लगाकर जब वो वहां से जा रहा था तो उसने नोट किया कि बगल वाले बंगले के बाहर खड़ा गार्ड उसे काफी अजीब निगाहों से देख रहा था। शाम 5 बजे मोहित लेक सिटी ट्रिब्यून के ऑफिस में पहुंचा। वो एक 5 मंजिला बिल्डिंग थी जिस पर लेक सिटी ट्रिब्यून का बड़ा सा बोर्ड लगा था। मोहित तीसरी मंजिल पर स्थित शालिनी के ऑफिस में पहुंचा। शालिनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ
उसका स्वागत किया। मोहित के मना करने के बावजूद उसने कॉफ़ी भी मंगवाई। बहुत खूबसूरत शहर है नैनीताल, शालिनी खिड़की के बाहर झांकते हुए बोली। बाहर मौसम सुहावना हो रहा था। ऊपर से मौसम यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मेरा बचपन ही यहाँ गुजरा है, मोहित बोला। सेम हियर, शालिनी मुस्कुराई। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद मोहित बोला, लेट्स गेट टू द पॉइंट, जिससे मैं जल्दी घर जा सकूं और आप भी अपने बाकी काम कर सकें। ओके, शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया और इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकाला, लेकिन मोहित ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। पहले मोहित बोला, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। मुझसे? वो हैरानी से बोली। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब दे सकेंगी। ये तो उल्टे बास बरेली के लद गए। उसके होठों पर मुस्कान झलक उठी। आप ही मेरा इंटरव्यू लेने लगे? जो भी आप ठीक समझे। ओके। उसने टेप रिकॉर्डर वापस अपनी जेब में सरका लिया। पूछ लिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे जानना है कि घटना के समय और बाद में भी इस मामले की सबसे अच्छी कवरिंग कौन से अखबार ने की थी, और मुझे ईमानदार जवाब चाहिए। आप अपने पेपर को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए इसी का नाम मत बता दीजिएगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा झुका लिया, फिर वो चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली मिस्टर मोहित, वो हमारा ही पेपर है। ओह, और वो रिपोर्टर मैं ही हूँ जिसने इस केस की सबसे अच्छी कवरिंग की है। मुझे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात मैं एक फैक्ट के तौर पर कह रही हूँ आपके सवाल के जवाब में। तो अगर सबसे अच्छी कवरिंग आपने की है तो बताइए, आपने ऐसा क्या क्या पता लगाया है जो पुलिस नहीं पता लगा सकी? अगर ऐसा कुछ आप पता लगा पाई हो तो? पुलिस ने उस घर से बरामद अश्लील सामग्री की बात मीडिया से छुपाई थी। जी, उस घर की तलाशी में पुलिस को बहुत सारी अश्लील सामग्री बरामद हुई थी, जैसे जैसे ढेर सारा पोर्न, गंदी तस्वीरों के पूरे एल्बम और इसी तरह का मटेरियल। कमाल है, आपको ये सब कैसे पता? मुझे तो बताया गया था कि इस बात को लीक होने ही नहीं दिया गया। और अगर आपको पता थी तो आपके न्यूज़पेपर ने। मोहित बोलते बोलते चुप हो गया। पुलिस विभाग में मेरे अपने सोर्स हैं जिनसे मुझे इस तरह की जानकारी मिल जाती है। और रही बात इस बारे में पेपर में नहीं छापने की, तो हमने उसी कारण से इस खबर को न्यूज़ में नहीं जाने दिया जिस कारण से पुलिस ने नहीं जाने दिया था। मतलब मेरी फैमिली के लिए? जी, आपके पिता नैनीताल के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनके बारे में उस तरह की बातें छापना सही नहीं लगा, और पुलिस की तरह ही हमने भी उस न्यूज़ पर पर्दा डालना ही ज़रूरी समझा। थैंक्स, बहुत अच्छे आदमी होंगे आपके संपादक महोदय। एक्चुअली वो फिर मुस्कुराई। ये मेरा ही फैसला था। हमारा गंजा एडिटर तो शायद ये कभी गवारा नहीं करता कि ऐसे न्यूज़ हमारे अखबार में न छापी जाए, वो भी तब जब हम सबसे पहले छाप सकते हों। मैंने ही इस इन्फॉर्मेशन को एडिटर तक पहुंचने ही नहीं दिया। एडिटर क्या, अखबार के दफ्तर में ही किसी तक नहीं पहुंचने दिया। फिर आपका धन्यवाद, मोहित बोला। आपने सही कदम उठाया है, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, और मैं आपके इंटरव्यू के लिए आपकी एहसानमंद रहूँगी जो आप मुझे अभी देने वाले हैं। पूछिए। नहीं, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पहले आप अपने सवाल पूछ लीजिए। शनाया गौतम के बारे में आप क्या बता सकती हैं? सी इज़ ए गोस्ट। जी, तो और क्या कहूँ, एक ऐसी लड़की जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, जबकि वो करीब साल भर तक वहाँ रहती रही। यहाँ तक कि जिस लड़की को कुछ एक बार आसपास पड़ोस के काम करने वाले लोगों ने देखा, वो शनाया गौतम थी भी या नहीं, इसका भी कोई पक्का सबूत हमारे पास नहीं है। शनाया गौतम नाम तो आपके पिता की वसीयत से प्रकाश में आया है। उसके बाद जो लड़की वहां देखी गई उसे ही शनाया गौतम माना जा रहा है। मोहित को हैरानी हुई। उसने सचमुच इस ढंग से नहीं सोचा था। आप ये कहना चाहती हैं, मोहित बोला, कि पुलिस जिस लड़की को शनाया गौतम समझ रही है, हो सकता है वो न हो? ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, शालिनी बोली। ज़्यादा संभावना तो इसी बात की है कि वही लड़की शनाया हो। इसीलिए पुलिस, पब्लिक से लेकर मीडिया तक सभी इसी को सच मान रहे हैं। लेकिन पर जोर देते हुए बोली, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि उसी लड़की ने
उसी लड़की के सनाया गौतम होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। एक लड़की यहाँ पापा के साथ रह रही थी, मोहित विचारपूर्ण मुद्रा में बोला। आसपास के कुछ लोगों ने कभी कभार उसे देखा था, लेकिन वो अक्सर बाहर नहीं दिखती थी। फिर वसीयत में पापा ने किसी सनाया गौतम के नाम सारी जायदाद कर दी, तो उसी लड़की को सनाया गौतम समझ लिया गया। मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की सनाया गौतम नहीं थी, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो लड़की सनाया न हो। और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई उस वीडियो में सैफ से चोरी करती हुई लड़की का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इन तीनों बातों से मोटे तौर पर यही निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है कि इस घर में दिखने वाली लड़की और सैफ से चोरी करने वाली लड़की एक ही हो, जिसके नाम वसीयत में सारी जायदाद की गई, यानी शनाया गौतम। लेकिन ये भी हो सकता है कि शनाया गौतम और यहाँ दिखने वाली लड़की अलग अलग हो सकता है सैफ से चोरी करने वाली लड़की भी कोई दूसरी हो। दूर की कोड़ी है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप सचमुच किसी डिटेक्टिव की तरह सोचती हैं। क्राइम रिपोर्टर हूं ना, वो मुस्कुराई। ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग में ऐसा ही सोचना पड़ता है। शनाया गौतम की तलाश में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? मतलब पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब तो सोशल मीडिया वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है, फिर अब तक पुलिस उसका पता क्यों नहीं लगा पाई? इसका जवाब मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था। सी इज ए घोस्ट। उसके बारे में अब तक बेहद कम जानकारी सामने आई है, और उतनी जानकारी के आधार पर उसका पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। कौन जाने ये नाम भी असली है या नहीं। नाम तो असली ही होगा। क्यों? आखिर प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवाई है। नकली नाम पर प्रॉपर्टी की वसीयत करवाती तो क्या लगता उसके हाथ तो अभी भी कुछ नहीं लगा। मतलब यही कि अब तो वो पुलिस से बचती फिर रही है। इस मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट है, तो इस प्रॉपर्टी पर हक जताने खुल्लम खुल्ला सामने भी नहीं आ सकती। अगर आना होता तो अब तक आ चुकी होती। एग्जैक्टली। फिर शालिनी थोड़ा रुक कर बोली, जो कि उसके दोषी होने की ओर भी इशारा करता है। अगर वो निर्दोष होती तो इस तरह फरार नहीं हो जाती, पुलिस से छिपती नहीं घूम रही होती। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। ओके, माई टर्न इज ओवर। अब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मोहित ने कहा। शालिनी ने अपनी जेब से टैप रिकॉर्डर निकालकर ऑन किया और उसे अपने और मोहित के बीच टेबल पर रख लिया। आप अमेरिका से कब लौटे? 2 दिन पहले। आपको अपने पिता के मर्डर की सूचना कब मिली थी? करीब 2.5 महीने पहले। आप उसी समय इंडिया वापस क्यों नहीं लौटे? मैं कंपनी के काम के सिलसिले में चीन में था। इम्पोर्टेंट काम था। कंपनी का रूल है कि उस तरह के काम के समय हम फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकते, जिससे एकदम से काम छोड़कर बीच में जाना न पड़े। मेरी बहन को भी इस रूल का पता था, फिर भी उसने कंपनी से कांटेक्ट कर बात की थी और मुझे सूचना भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी वालों ने अपने रूल के कारण चीन यात्रा के दौरान मुझे कोई जानकारी नहीं दी। फिर जब मैं करीब 20 दिन बाद चीन से वापस न्यूयॉर्क लौटा, मानसी से बात हुई, तब उसने मुझे पापा के बारे में बताया। 20 दिन? लेकिन आप तो उसके बाद भी काफी समय तक अमेरिका में रुके। मोहित ने गहरी सांस ली। यहाँ लास्ट रिचुअल्स तो मानसी ने ही पूरी कर दिए थे। मेरे करने के लिए तो कुछ नहीं बचा था। वैसे भी अब मैं अमेरिका से पूरा किनारा करने की सोच रहा था। मैंने कंपनी की जॉब छोड़ने का इरादा कर लिया था। कुछ पेंडिंग कामों का झंझट था, कुछ अन्य फॉर्मेलिटीज थी। उन्हीं सबके चक्कर में देर होती गई और इतने दिन बाद भारत लौट पाया। आपने इस घटना से पहले कभी शनाया गौतम का नाम सुना था? अपने पिता के मुंह से या किसी और से, किसी भी सिलसिले में? नहीं, इससे पहले मैंने कभी शनाया गौतम का नाम नहीं सुना था। फिर शनाया गौतम आपके पिता की इतनी करीबी कैसे हो गई कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी? आपकी बहन के, आपके जीजा के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा? मोहित ने होठ भींच लिए। सॉरी, वो बोला। अब जिन सवालों का जवाब न देना चाहे मत दीजिए। आर्टिकल छपने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी। अगर उसमें आपको कुछ पसंद न आए तो उसे हटा दिया जाएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसमें ऐसा कुछ न हो जो आपको हटवाना पड़े। ओके, मोहित ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता पापा ने शनाया गौतम के नाम वो वसीयत क्यों बनाई, या उस शनाया गौतम के पापा से कैसे संबंध थे, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। घर में जो सैफ रखी थी, जिससे 45 लाख रुपए के गहने
वह नगद रकम चोरी हुई उसका पासवर्ड कौन कौन जानता था? पापा, मैं और मानसी। और आपके जीजा? नहीं, वो नहीं जानते क्योंकि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। घर पर हम तीनों ही रहते थे, इसीलिए सेफ का पासवर्ड भी केवल हम तीनों ही जानते थे। बाकी जानते हुए भी लंबे समय से हमें सेफ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कभी कभार पापा चेक करने के लिए खोलते थे बस। एक बार फिर सोचकर बताइए कि उस सेफ का नंबर आप तीनों के अलावा और कौन जानता था? कोई तो होगा, परिवार का कोई अन्य विश्वस्त शख्स नहीं, और कोई नहीं जानता था। तो फिर उस सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की कैसे उस नंबर को डायल करके सेफ खोलकर उसमें से रुपए और गहने लेकर चलती बनी? मोहित कुछ नहीं बोला। उसने बेचैनी से अपनी जगह पहलू बदला। सॉरी, शालिनी बोली। नहीं, मोहित ने हाथ उठाकर कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया है। कौन जाने आपकी क्राइम रिपोर्टिंग मेरी ही काम आ जाए। आपके काम? वो कैसे? मुझे किसी भी तरह उस सनाया गौतम का पता लगाना है। मैं अपने पापा की कातिल को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। जबकि हकीकत ये थी कि मोहित सनाया गौतम को 10 गज जमीन के नीचे देखना चाहता था। क्या पता, मोहित बोला, आपके माध्यम से ही मैं उस सनाया गौतम तक पहुँच जाऊँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा मोहित जी कि मेरे ख्यालों से अभी क्राइम रिपोर्टिंग उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि पत्रकार मर्डर केस ही सोल्व करने लग जाए। पुलिस से पहले कातिल का पता लगा ले। हर चीज़ की कभी तो शुरुआत होनी ही होती है। वैसे भी पुलिस तो पता लगा नहीं पा रही है, अब आप लोगों से ही उम्मीद है। थैंक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि शनाया गौतम जल्द से जल्द पकड़ी जाए। मेरा अगला सवाल है कि आपके पिता का कैरेक्टर कैसा था? मेरा मतलब, उन्हें जानने वाले तो सभी जानते हैं कि वे काफ़ी अच्छे आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन आप तो उनके बेटे हैं। आपसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है? क्या उनकी कोई महिला दोस्त, प्रेमिका वगैरह थी? इस तरह की कोई बात कभी आपने नोटिस में की थी, या उन्होंने खुद कभी आपसे इस बारे में कोई जिक्र किया हो? नहीं, मोहित दर्द स्वर में बोला, और इसीलिए इस बात पर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि उस सनाया गौतम ने पापा को अपने जाल में फंसा लिया होगा। तो फिर उन्होंने अपनी जायदाद उसके नाम क्यों की? वो इस तरह से गुपचुप ढंग से करीब साल भर तक अपने घर में एक लड़की के साथ क्यों रह रहे थे, वो भी अपने सामाजिक जीवन से दूरी बनाकर? यहाँ तक कि उन्होंने अपने निकटतम दोस्तों से मिलना जुलना भी एकदम कम कर दिया था, और उस लड़की के बारे में भी उन्होंने किसी को हवा तक नहीं लगने दी। इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे खुद भी जानना है कि ये सब कैसे हुआ। क्या वकील साहब आपसे खुलकर बातचीत करते हैं? मतलब उसने अगर पर जोर देते हुए कहा, उनका कोई अफेयर या इस तरह का मामला होता तो क्या वो आपको इस बारे में बताते? हमारा रिश्ता वैसा ही था जैसे बाप बेटे का होना चाहिए। वो मुझसे कुछ भी कह सकते थे, मैं उनसे कुछ भी कह सकता था। हो सकता है जिस तरह करीब साल भर तक उन्होंने उस लड़की के अपने साथ अपने घर में होने की बात अपने दोस्तों से छिपाई, उसी तरह वो अपने अन्य अफेयर्स भी अगर कोई थे तो आप लोगों से भी छुपाते रहे हों और आप लोगों को पता न चल पाया हो। मोहित कुछ नहीं कह सका। उसकी बात में पॉइंट था। नहीं। फिर वो थोड़ी देर रुककर खोखले स्वर में बोला, ऐसा नहीं हो सकता था। पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। ओके। शालिनी ने उस बात को और खींचने से परहेज करते हुए अगला प्रश्न किया, आपके पिता का कोई दुश्मन था? दुश्मन? ऐसा कोई दुश्मन जो उन्हें जान से मारना चाहता हो, जिसने कभी उन्हें धमकी वगैरह दी हो? ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उनका झगड़ा लड़ाई वगैरह हुई हो? थे तो कुछ लोग ऐसे। आखिर पापा वकील थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसी हरकत कर सकता हो ये तो मुश्किल ही लगता है। फिर मोहित ठहर कर बोला, सिवाय एक शख्स के। कौन? प्रकाश नारंग। नाम सुनकर शालिनी चौंकी। क्या हुआ? मोहित ने पूछा। वही प्रकाश नारंग जिसे लीकर किंग कहा जाता है, वही। वो तो काफी खतरनाक और सनकी किस्म का इंसान है। उसके साथ आपके पिता की क्या रंजिश थी? काफी पुरानी बात हो गई है, मेरे अमेरिका जाने से करीब साल भर पहले की। पापा ने नारंग के किसी आदमी के खिलाफ कोई केस ले लिया था। नारंग उसे बचाने के लिए काफी जोर लगा रहा था। उसने पापा पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की, डराया धमकाया भी। उस समय हमें
पुलिस सिक्योरिटी लेनी पड़ी थी। हाँ, मुझे वो मामला याद है। उस समय मैं कॉलेज में थी। कॉलेज बीएससी फाइनल। कॉलेज खत्म होने के बाद फिर पत्रकारिता की लाइन में आ गई थी। उस घटना को लेकर हंगामा तो इतना मचा था कि पूरे देश में तनाव उत्पन्न हो गया था। हर जगह उसी घटना की चर्चा थी। एसपी साहब ने खुद घर आकर पापा को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। पुलिस सिक्योरिटी भी दिलवाई गई थी। लेकिन बाद में ऐसा सुनने में आया था कि नारंग ने ऐसा कुछ कहा था कि वो बाद में हिसाब बराबर कर लेगा। हाँ, ऐसी चर्चा तो हुई थी उस समय। बस वही एक पापा का बड़ा और सनकी दुश्मन मुझे याद आता है जो इस हद तक जा सकता हो। शालिनी के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या हुआ? मोहित ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो बात है। प्रकाश नारंग का जिक्र आने के बाद से आप थोड़ी परेशान दिखने लगी हैं। दरअसल मोहित जी, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ओह, बल्कि साफ शब्दों में कहूँ तो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। बहुत सनकी और खतरनाक किस्म का इंसान है वो। लोग उसके नाम से ही डरते हैं। पुलिस भी उसके किसी आदमी पर भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोहित गहरी सांस लेकर बोला। यही कि आपके पिता के केस में उसका हाथ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये नारंग का तरीका नहीं है। वो किसी की जान इस तरह चोरी छिपे लेने वालों में से नहीं है। उसके पास तो गुंडों की पूरी फौज है। किसी को भी उठवाकर कत्ल कर देना और लाश गायब करवा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। जब कुछ साल पहले पापा के साथ उसका झगड़ा हुआ था, उस समय भी वो इसी तरह गुंडागर्दी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अब उससे 10 कदम आगे बढ़ चुका है। अवैध शराब, ड्रग्स, बार, जुआगर, जितने भी गलत धंधे होते हैं, सब उसी के इशारे पर चलते हैं। आप समझ लीजिए, वो यहाँ का पूरा माफिया डॉन बन चुका है। होगा। मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से वकील साहब का खून हुआ, उसमें नारंग का हाथ नहीं हो सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने अभी तो आपको बताया, वो इतना बड़ा डॉन है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग के साथ उसके सीधे कनेक्शन है। वो इस तरह ढके छिपे ढंग से किसी का मर्डर नहीं कर सकता। आपने मुझसे पूछा था कि पापा का कोई दुश्मन था, तो मैंने आपको बता दिया। आप मेरे सामने ये प्रकाश नारंग का होवा क्यों खड़ा कर रही हैं? होवा खड़ा नहीं कर रही मोहित जी। शालिनी के स्वर में चिंता की झलक थी। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सावधान करने की कोशिश कर रही हूँ। किस चीज़ से? नारंग से? जी हाँ। अभी जिस तरह आपने मेरे सामने उनका नाम ले लिया, उस तरह किसी और के सामने लिया तो आपके लिए खतरा हो सकता है। नारंग को पता चल गया कि आप इस तरह उस पर आरोप लगा रहे हैं तो वो तो पूरा सनकी है। वो कुछ भी कर सकता है। मैं ऐसे 2 कौड़ी के गुंडों से नहीं डरता। शालिनी ने हैरानी से उसे देखा। मोहित अपलक उसकी ओर देखता रहा। खैर, शालिनी परेशान से स्वर में बोली, आपको बताना मेरा काम था। आगे आपकी मर्जी है। मेरी सलाह तो आपके लिए यही है कि आप उसका नाम इस मामले से दूर रखें। हमारे पेपर में आपका जो बयान छपेगा, उसमें भी हमें नारंग वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। कमाल है, मैंने तो सुना था पत्रकार बहुत ब्रेव होते हैं। पत्रकार इंसान भी होते हैं मोहित जी, और बाकी इंसानों की तरह उनकी भी जिंदा रहने की इच्छा होती है। वैसे भी आपके बयान से नारंग वाला हिस्सा हटाने की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मेरा एडिटर कभी नारंग पर इस तरह के आरोप वाला कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़ छापने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उसे अखबार चलाना है। मोहित ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ सोचता रहा, फिर अचानक बोला, मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। कैसी मदद? शालिनी उत्सुकता से बोली, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? किस सिलसिले में? मोहित ने बताया। ओह, शालिनी ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। वो तो प्रेस क्लब के माध्यम से हो जाएगा। आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं? बिल्कुल हूँ। आप चाहें तो कल ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करवा देती हूँ। थैंक्स। प्लीज़ थैंक्स कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी रही। ओके मोहित जी। शालिनी ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। थैंक्स। कल के एडिशन में फर्स्ट पेज पर आपके बयान वाली न्यूज़ ही होगी। जैसे मुझे उसमें दिलचस्पी है, मोहित ने मन ही मन सोचा। लेकिन प्रत्यक्षतः मोहित ने स्वीकृति में सिर हिलाया। और उससे पहले मैं तैयार न्यूज़ आपको भी भिजवाऊंगी, जिससे आप उसे देख सकें। वैसे मैं आर्टिकल ऐसा तैयार करने की ही कोशिश करूंगी कि उसमें आपको किसी तरह की काट छाट करने की ज़रूरत न पड़े।
ठीक है फिर, मोहित कुर्सी से उठते हुए बोला, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करवा दीजिए। मेरे साथ शायद इंस्पेक्टर वैभव शुक्ला भी होंगे। आपके पापा के केस की जांच वे ही कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? प्रेस रिपोर्टर हूँ, पुलिस से तो दिन रात पाला पड़ता है। वैभव जी अच्छे आदमी हैं, थोड़े रूखे कड़क मिजाज हैं, लेकिन है अच्छे इंसान। पुलिस में होने के कारण स्वभाव में सख्ती तो आ ही जाती है। सही कहा आपने, अच्छे आदमी तो वो हैं। तो वो अच्छे आदमी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ होंगे शायद, अगर आने के लिए राजी हुए तो। ओके, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बात करके आपको सूचित करती हूँ। मोहित ने उसे विदा ली और ऑफिस से बाहर निकल गया। जारी है।